गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का सब जो इसका टॉपिक है, आज फोर्थ टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब फोर्थ जो पार्ट है इसका चैप्टर फर्स्ट का वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी के बारे में मैं आप लोगों को कल भी लिटिल बिट बता चुकी हूँ। तो नेक्स्ट अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जर्मनी किस तरह से यूनिफाइड हुआ था, ठीक है। और 1848 के बाद का जो टाइम पीरियड था उसमें हम लोगों ने ये देखा था नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी यूरोप में, वो अब मतलब क्या बोल सकते हैं, अलग अलग नेशंस जो थे अब वो चाहते थे कि हम लोग क्या करें, हम लोग भी यूनिफाइड हो जाएं, वो भी यूनिफाइड हो जाए, ठीक है। और उन्होंने अलग अलग एसोसिएशंस फॉर्म करी थी ताकि वो डेमोक्रेसी को ला सकें रेवोल्यूशन करके, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, नेशनलिस्ट टेंशन्स जो थी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से आ सकती थी, लोगों को मोबिलाइज करके, लोगों को मतलब अवेयर करके। कंजर्वेटिव्स जो थे वो इस चीज़ को मतलब प्रमोट कर रहे थे, मतलब कि लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे और स्टेट की पावर के बारे में बता रहे थे कि वो ये जो स्टेट की पावर है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ क्रूअल बिहेवियर शो करती है, और साथ ही साथ ये जो पॉलिटिकल डोमिनेशन है वो पूरे यूरोप में चल रही है इस टाइम पर। तो आप लोग अगर यूनाइट हो जाओगे, अगर आप लोगों को अपने राइट्स प्रॉपरली प्रोवाइड हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो प्रोसेस ऑफ इस प्रोसेस को जब ऑब्जर्व किया गया जर्मनी और इटली के बारे में, देखा गया कि अभी ये यूनिफाइड नेशंस नहीं थे। इनको यूनिफाइड नेशन स्टेट्स बनाने के लिए बहुत बड़ी एक लॉन्गर प्रोसेस की ज़रूरत थी, कुछ रिवॉल्ट्स की ज़रूरत थी, कुछ ऐसे ग्रुप्स की ज़रूरत थी जो लोगों को अवेयर करें, उनके पर्सनल राइट्स के बारे में बताएं। और उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो थी वो वाइड स्प्रेड हो रही थी। किसके द्वारा वाइड स्प्रेड हो रही थी, लास्ट वाला जो कल लेक्चर दिया था मैंने आप लोगों को, उसमें बताया गया था कि मिडिल क्लास थे, पुअर वर्कर्स थे, और साथ ही साथ कुछ पीजेंट्स थे, जो लोग सब मिलजुल कर क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि हम लोग अपने नेशंस को, नेशन स्टेट, एक इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो बना सकें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 1848 के बाद भी वो मतलब जर्मन्स जो थे उनका एक ही मोटिव था कि हम अपने नेशन को क्या करें, यूनिफाइड करें, यूनाइट करें। लेकिन वो उस नेशन स्टेट को एक इलेक्टेड पार्लियामेंट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। मतलब उनका मानना ये था कि जो भी गवर्नमेंट हो वो हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव की गवर्नमेंट हो, जो हमारी डिमांड्स को फुलफ़िल करे, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया, अब क्या किया गया, नेशन बिल्डिंग के इस इनिशिएटिव को मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेशन बिल्डिंग का जो मोटिव था इनका, उसको फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने कहा कि अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को कंबाइंड फोर्सेस लानी होंगी, वो अलग अलग मुनाक से बिलोंग करेंगी। जो भी नेशन स्टेट से होंगे, जैसे अगर मान लीजिए कोई दो बंदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिजरी में हैं, बहुत ज़्यादा दुख में हैं, तो वो दोनों एक दूसरे अकेले वो कभी भी compete नहीं कर सकते हैं। सो अगर वो दोनों यूनाइट हो जाएंगे तो मे बी वो एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे भी बहुत सारे मोनार्क्स के जो फोर्सेस थी उनको कंबाइन करा गया, और मिलिट्री सपोर्ट को भी मतलब साथ में लिया गया। और ये सपोर्ट जो थी वो कहाँ से मिल रही थी, लैंड ओनर्स, जो बड़े बड़े जिनके पास खेत थे या खलिहान थे, उन लोगों को कहा जाता था जंकर्स कहा जाता। जंकर्स किनको कहा जाता था, जिन लोगों के पास बड़े बड़े खेत, जो लैंड ओनर्स थे, लार्ज लैंड ओनर्स जिनको कहा जाता था। कहाँ के थे ये सब लोग, ये लोग सारे के सारे प्रूशिया से बिलोंग करते थे। और उसके बाद यहाँ पर देखा गया जर्मनी को यूनिफाई करने की बात चल रही थी, लेकिन अभी तक जर्मनी जो था वो यूनिफाई नहीं हुआ था। अब जर्मनी को यूनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई, जर्मनी को यूनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई प्रूशिया को। और उस टाइम पर इस मूवमेंट को जो बंदा चला रहा था, नेशनल यूनिफिकेशन जो जर्मनी में कर रहा था, उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर जो थे प्रूशिया के, वो कौन थे, ओटो वन बिस्मार्क जो थे, वो चीफ मिनिस्टर प्रूशिया थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया था। उन्हीं को आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पर्शियन आर्मी की हेल्प से और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से, उन्होंने क्या किया था, जर्मनी को यूनिफाई करा था। उसके बाद यहाँ पर बताया गया 7 ईयर्स में 3 वॉर्स हुई थी। और शायद मैंने आप लोगों को कल बताया भी था कि 1864 से लेके कुछ 71 तक का जो टाइम पीरियड था, उसमें ये जो 3 वॉर्स थी वो कंडक्ट करी गई थी। और इस वार में एक ही
आर्मी जो थी वो तीनों जगह से जीत रही थी, और वो कौन सी आर्मी थी? पर्शियन आर्मी थी। और उसने किन किन को हराया था मैं पहले बता दूं आप लोग को। पर्शिया जो था वो किस किस का साथ लड़ा था? सबसे पहले लड़ा वो ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहाँ पर भी उसने विक्ट्री पाई। पर्शिया फिर डेनमार्क के साथ लड़ा, फिर भी विक्ट्री पाई। फ्रांस के साथ लड़ा तो भी उसने विक्ट्री पाई। दैट मीन्स कि हम लोग ये बोल सकते हैं इन्हीं तीनों वॉर्स के बाद ही हम लोग ये बोल सकते हैं कि पर्शियन जो एम्पायर था उन्होंने क्या किया? जर्मनी को भी यूनिफाइड किया। क्लियर है? देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया जनवरी 1871 में जो पर्शियन किंग थे विलियम फर्स्ट, उनको बोला गया कि अब आप जर्मन एम्पायर को क्या करोगे? अब आप ही इसको रन करोगे। मतलब सर्मनी लोगों को वहाँ पे बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? एट वर्सलीज। वर्सलीज में बुलाया गया ताकि वो घोषणा कर सके कि पर्शियन किंग जो विलियम फर्स्ट है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उनको मतलब ये एम्पायर दे दिया कि जिसपे वो रूल करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया ये 18 जनवरी 1871 का जो टाइम पीरियड था, 1871 का जो जनवरी 18 का डे था, उसमें उन्होंने एक असेंबली बुलवाई, मतलब एक सभा बुलाई जिसमें कौन कौन लोग थे? जितने भी जर्मन स्टेट्स थी वो सारी प्रिंसेस जो भी थे वो सब उनको बुलाया गया। जितने भी आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब मिनिस्टर्स थे, आर्मी के चीफ्स जो थे वो सभी उनको बुलाया गया। इम्पोर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर्स जो थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क जो थे उनको भी बुलाया गया। और ये सारे लोग जो थे वो कहाँ पर इकट्ठा हुए थे? अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स ऑफ पैलेस ऑफ वर्सलिस। ठीक है, वर्सलिस में इन सभी को इकट्ठा बुलाया गया ताकि ये क्या कर सके? टू प्रोक्लेम, मतलब घोषणा कर सके न्यू जर्मन एम्पायर की। मतलब कि ये जो न्यू जर्मन एम्पायर है अब उसके हेड कौन है? उसके हेड है जी कैसे? विलियम फर्स्ट ऑफ प्रुशिया, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? प्रुशिया से बिलोंग करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि नेशन बिल्डिंग की ये जो प्रोसेस थी जर्मनी की, उसको डिमोनस्ट्रेट किया गया। डोमिनेंस अब जो था वो किसके हाथ में था? मतलब कौन कंट्रोल कर रहा था जर्मनी को? पर्शियन अम्पायर जो था वो उस टाइम पे डोमिनेट कर रहा था जर्मनी पर। तो पार सारी की सारी किसके हाथ में थी? पर्शियन एम्पायर के हाथ में थी। अब ये जो न्यू स्टेट फॉर्मेशन हुई थी, ये जो न्यू स्टेट फॉर्मेशन थी, ये जो न्यू स्टेट बनी थी, उसका सबसे फर्स्ट पॉइंट या फिर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो था, उनका फर्स्ट एम्फेसिस किस पर था? कि हम लोगों को क्या करना है? मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। सबसे पहले हम लोगों को मॉडर्न करेंसी लानी है, बैंकिंग सेक्टर को इम्प्रूव करना है, लीगल और जुडिशल सिस्टम जो है जर्मनी के, उनके लिए कुछ मेजर्स और प्रैक्टिसेस लानी है, जिससे हम लोग क्या कर पाएंगे? रेस्ट ऑफ जर्मनी को एक प्रॉपर वर्किंग स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है, ये थी जर्मनी की यूनिफिकेशन। द नेक्स्ट है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं किसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ? यूनिफिकेशन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, तो अब सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया जर्मनी यूनिफाई हुआ विद द हेल्प ऑफ पर्शियन एम्पायर। ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क ने बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करी थी। इटली की भी एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है जिसमें बताया गया कि बहुत पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशंस थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिवीज़न था बहुत, और ये इटालियंस जो थे वो स्कैटर्ड थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि बहुत सारी डेंसिटीज़ जो थी उस टाइम पर रूल कर रही थी स्टेट्स पर भी, और साथ ही साथ मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो भी इटली में क्या कर रहा था? उसने भी अपनी पैर वहाँ पर भी मतलब बिछाए हुए थे। कहने का मतलब ये है कि उसने भी वहाँ पे स्टेप्स रखे हुए थे। दैट मीन्स कि उसका एम्पायर भी वहाँ पर कुछ स्टेट्स के ऊपर उसने भी कंट्रोल करा हुआ था। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे बताया गया जैसे ही 19th सेंचुरी के हम लोग मिडल की बात करें, हाफ की बात करें, तो इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। इटली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था बच्चे? इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। कितनी स्टेट्स में डिवाइडेड था? 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। और उसका एक पार्ट जो था वो सरदानिया पाइडमोंट के मतलब एक ही पार्ट जो था वो उसके रूल में था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट था वो इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा करा जा रहा था, वहाँ पे रूल किया जा रहा था। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यूरोपियन गवर्नेंस के सिर्फ मतलब इन 7 पार्ट्स में से सिर्फ एक पार्ट के ऊपर यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी वो क्या कर रही थी? फंक्शन कर रही थी, मतलब गवर्नमेंट को चला रही थी। बाकी जितने भी 6
स्टेट्स थी उनके ऊपर अदर अंपायर्स जो थे वो वर्क कर रहे थे, लाइक वो हैब्सबर्ग भी हो सकता है या फिर कुछ और डेंसिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया नॉर्थ जो था वो किसके अंडर था, ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग के अंडर था, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले। और सेंटर जो था वो किसके कंट्रोल में था, रूल्ड बाय पॉप, ठीक है। और सदर्न रीजन जो था वो किसके कंट्रोल में था, सदर्न रीजन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ डोमिनियन ऑफ बार्बन किंग्स ऑफ स्पेन, ये स्पेन के बार्बन किंग्स जो थे उनके कंट्रोल में था। और उसके बाद जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि 7 स्टेट्स थी, 7 स्टेट्स में से एक ही स्टेट के ऊपर यूरोपियन गवर्नेंस जो थी वो गवर्नमेंट को रन कर रही थी, बाकी वाले सभी डेंसिटीज पर ही डिपेंड थे। इटालियन लैंग्वेज जो थी वो भी कॉमन नहीं थी, एक कॉमन लैंग्वेज नहीं थी वहाँ पर। और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस जो थी वो लोकल वेरिएशन या फिर बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस वहाँ पर बोली जाती थी, ठीक है। और 1830s में देखा गया गिस्सी मजीनी। और हम लोग एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि इटली की यूनिफिकेशन के लिए ना 3 पर्सनालिटीज़ जो हैं, 3 रेवोल्यूशनरीज जो हैं उनकी बहुत यहाँ पे योगदान माना जाता है। एक तो आ गया आप लोगों के गिस्सिप मजीनी, ठीक है, और दूसरे हैं आप लोगों के गिस्सिप गैरिबल्दी, और तीसरे हैं कैवर। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या बताया गया, गिस्सिप मजीनी जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने इटालियन रिपब्लिक मतलब फॉर्म किया था, यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक फॉर्म किया था, प्रोग्राम चलाए थे, लोगों को इकट्ठा किया था। और उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो उन्होंने क्या किया था, सेक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करी थी। अगर आप लोगों को याद होगा जब आप लोगों के स्कूल में क्लासेस हो रही थी उस टाइम पर मैंने आप लोगों को बताया था गिस्सी मजीनी ने 2 सेक्रेट सोसाइटीज़ की फॉर्मेशन करी थी, एक का नाम था यंग यूरोप और एक का नाम था यंग इटली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखो वही चीज़ बताई गई, यंग इटली जो थी उसने क्या किया था, कुछ गोल्स जो थे मजीनी के उन गोल्स को फुलफिल किया था। और एक और चीज़ थी, ये रेवोल्यूशनरीज जो थे वो 1831 के बाद उभर के सामने आते हैं। 1848 के बाद इनका जो टाइम मतलब जो हम लोग बोल सकते हैं 1848 का जो इनका स्ट्रक्चर था या 1848 में जो इन्होंने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वर्क्स किए थे उसके बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि इन्हीं लोगों ने क्या, इन्हीं रेवोल्यूशनरीज ने इटली को यूनिफाइड किया था। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया कि ये जो सरदानिया पाइडमोंट जो थे उस टाइम पर सरदानिया के ऊपर कौन कंट्रोल कर रहा था, कौन किंग था उस टाइम का, विक्टर इमानुएल सेकेंड जो थे, उन्होंने क्या किया था, इटालियन स्टेट्स को यूनिफाई करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था। पहले तो गिस्सी मजीनी थे 1830 के टाइम पर, और 1848 के बाद जो टाइम पीरियड था उसमें ये जो इमानुएल सेकंड थे, विक्टर इमानुएल सेकंड, उन्होंने इटली को यूनिफाई किया। बहुत सारी वॉर्स भी हुई उस टाइम पर, ठीक है। फिर उसके बाद देखा गया ये जो रूलिंग इलाइट्स थे, मतलब जो नोबैलिटी से बिलोंग करते हैं या फिर जो किंग्स वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, इस रीजन को यूनिफाइड किया और उनको कहा कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं ताकि आप लोग क्या कर सको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सको और पॉलिटिकल डोमिनियंस जो हैं वो इस्टेब्लिश कर सको। कहने का मतलब है आप लोग इकोनॉमिकली स्टेबल हो सको और पॉलिटिकली आप लोग अपना खुद का एक डोमिनियन फॉर्म कर सको। क्लियर है। देन अब नेक्स्ट है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कैवर की बात हो रही है। तो कैवर जो थे वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई थी टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली। इटली को यूनिफाई करने के लिए किसकी बात करें, कैवर की बात करें। वो ना तो एक रेवोल्यूशनरी थे और ना ही एक डेमोक्रेट थे, ठीक है। मतलब वो हमेशा किसी को अपोज करने वाले नहीं थे और ना ही वो किसी कोई चीफ मिनिस्टर या कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था उनका मोटिव, ठीक है। और उसके बाद जैसे बाकी वाले लोग वेल्दी थे, वो वेल्दी भी नहीं थे, एजुकेटेड मेंबर्स थे, जिनको मतलब उनका मेन मोटिव क्या था, टू एजुकेट पॉपुलेशन। वो इटालियन एलीट्स को एजुकेट करते, वो हमेशा किसके बारे में बोलते थे, फ्रेंच जो थी उनको बहुत अच्छे से आती थी देन द इटालियन डिड, लेकिन उनको इटालियन जो थी वो इतनी अच्छी तरह से नहीं आती थी। देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिक वे से उन्होंने एक अलाइंस फॉर्म किया। किसके साथ अलाइंस फॉर्म किया, उन्होंने फ्रांस के साथ अलाइंस फॉर्म किया। और कैवर ने सरदानिया में क्या किया था, सक्सीड किया था, डिफीट किया था उसने किसको,
मतलब हरा दिया था जब लड़ाई हुई थी वहाँ पे वॉर में। उन्होंने किसको कौन जीता था, कैवर जीत गया था, और ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस जो थी 1859 में उन्होंने उनको डिफीट कर दिया था। क्लियर है। देन उसके बाद उनकी रेगुलर ट्रूप्स की अलावा भी जो कुछ काम उन्होंने किए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्म्ड वॉलंटियर्स को मतलब उनके साथ साथ कुछ और लीडर्स भी थे। कौन, जिनके मैं आप लोगों को पहले बता चुकी, गिस्से मिजीनी था, गैरिबल्दी थे, कैवर की बात कर ली मैंने, गिस्से मिजीनी की बात कर ली। अब नेक्स्ट कौन है, गैरिबल्दी। ठीक है, गिस्से मिजीनी की होगी, कैवर की होगी। देन नेक्स्ट है आप लोगों के गैरिबल्दी, जो कि कौन थे, वो भी एक मतलब रेवोल्यूशनरीज ही थे जिन्होंने इटली को यूनिफाई किया था। और यहाँ पर क्या बताया गया, 1860s में उन्होंने क्या किया, साउथ इटली और किंगडम ऑफ टू सिलिसीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीपल। अब यहाँ पर क्या बताया गया, ये जो गिसिप गैरिबल्दी थे उन्होंने किसकी सपोर्ट गेन करी थी, किससे सपोर्ट ली थी, उन्होंने लोकल पीजेंट्स की डिमांड्स को फुलफिल किया था, जिसकी वजह से अब ये जो लोकल पीजेंट्स थे वो उनको सपोर्ट कर रहे थे और उनकी हर एक बात को वो मानते थे। और वो किसको ये जो लोकल पीजेंट्स थे वो किसकी मतलब क्रियालिटी सह रहे थे, वो स्पेनिश रूलर्स के अंडर वर्क कर रहे थे उस टाइम पर। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया 1861 में विक्टर इमानुएल सेकेंड जो थे उन्होंने कहा कि अब उन्होंने क्या प्रोक्लेम्ड कर दिया, उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि अब हमारा इटली जो है वो क्या हो चुका है, यूनाइटेड हो चुका है। इस तरह से जो इटालियन पॉपुलेशन थी वो अब पूरी तरह से, आप लोग को पता है वहाँ पे इलिटरेसी का रेट जो था वो बहुत हाई था, मतलब बहुत ही कम पॉपुलेशन थी जो एजुकेटेड थे, बहुत ज़्यादा इलिटरेसी रेट था। उसके बाद यहाँ के लोग जो थे वो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, उनको पता नहीं था हमारे नेशन की आइडियोलॉजी क्या है। उसके बाद बहुत सारे पीजेंट्स जो थे उन्होंने मतलब ग्रुप्स फॉर्म करना शुरू हो गए जो गैरिबल्दी को सपोर्ट करते थे सदर्न इटली के बेसिस पे। तो वो ना क्या सोचते थे, उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था कि बेसिकली इटालिया है क्या। तो वो बोलते थे कि इटालिया जो है ना, उनका ये बिलीव था, उनका ये विश्वास था, इटालिया जो है ना वो क्या है, ला टालिया है, विक्टर इमैनुअल की वाइफ है वो। ठीक है, बहुत ही फनी बात है ये, मतलब ऐसे एक सोचने वाली बात है कि जब किसी के बारे में, हमें किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती तो हम ऐसे ही अपनी तरफ से बोल देते कुछ भी। तो वही चीज़ यहाँ के जो पीजेंट्स थे, जो वहाँ के लोग थे, वो गैरिबल्दी के लिए इस तरह की बात करते थे। क्लियर है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मतलब अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।